नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी हिंदी और एनटीए नेट से संबंधित हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे DSSB द्वारा पूछा गया टीजीटी हिंदी फीमेल का क्वेश्चन पेपर, जो कि पिछले सालों का प्रश्न पत्र को हम करते हुए अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो 15 सितंबर 2018 का ये पेपर है। सेकंड शिफ्ट में पूछा गया फीमेल का क्वेश्चन पेपर है ये। और हम एनटीए नेट से संबंधित भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा जो ये पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को करने का उद्देश्य ये है कि भविष्य में जो भी हम परीक्षा देंगे टीजीटी पीजीटी संबंधित, चाहे किसी भी स्टेट की परीक्षा हो, उसमें एनटीए नेट से संबंधित जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर होता है उसमें से प्रश्नों को डायरेक्ट उठा लिया जाता है। और जिस भी टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं का पाठ्यक्रम एक जैसा है, लगभग सभी का एक जैसा है। जैसे DSSB हुआ, EMRS हुआ, फिर BPSC हुआ, या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी, या किसी और अन्य स्टेट की जो परीक्षा है जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाता है, लगभग सभी का पाठ्यक्रम एक जैसा है। और करना क्या है, आपको किसी भी स्टेट का अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है पिछले सालों का, तो आपको विजुअलाइजेशन के साथ उसे कर लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे जब वो जो भी परीक्षाएं होती है वे पिछले सालों के प्रश्न पत्रों से ही प्रश्नों को पूछ लेते हैं, और इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए देख लेते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1, किसकी छत्र छाया में रहकर बालिका मीरा के हृदय में गिरिधर गोपाल के प्रति अनन्य आस्था उत्पन्न हुई? तो किन की छत्र छाया में रहकर मीरा जी के हृदय में गिरिधर गोपाल के प्रति आस्था उत्पन्न हुई है? तो राव दूधा जी के छत्र छाया में रहकर, क्योंकि DSSB में जब प्रश्न पत्र आता है तो आंसर उसके साथ ही लगे होते हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा कठिनाई का भी सामना नहीं करना पड़ेगा, आंसर आप लोगों के सामने ही है। तो आप लोगों को क्वेश्चन देखना है, तो इससे आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का पता चल जाएगा कि परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और इन टॉपिकों से बार बार प्रश्न आ रहे हैं, तो आप लोगों को ये देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 2, किन का जन्म इटावा में 1673 ईस्वी में हुआ? तो देव का जन्म इटावा में 1673 ईस्वी में हुआ। काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है अलग अलग परीक्षाओं में। देव जो कि रीति काल के प्रमुख कवि रहे हैं, रीतिबद्ध काव्य धारा के। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी हम करेंगे भाई। प्रश्नों की संख्या 100 है, वैसे 200 नंबर का होता है, क्योंकि इसमें जनरल पेपर को हम नहीं कर रहे। 100 नंबर का जनरल पेपर होता है, 100 सब्जेक्ट रिलेटेड, तो हम केवल सब्जेक्ट को ही कर रहे हैं। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना घनानंद जी की है? तो इश्कलता जो रचना है घनानंद की है। श्रीचंद और लक्ष्मीचंद किन के 2 पुत्र थे? श्रीचंद और लक्ष्मीचंद पुत्र थे गुरु नानक जी को, जो कि EMRS PGT हिंदी में भी गुरु नानक कवि को दिया हुआ है। तो और हमने कर लिया है उसके जीवन परिचय को। कौन सी कहानी निराला ने लिखी? तो पद्मा जो कहानी है निराला ने लिखी। रेवत गिरिरास किसकी काव्य कीर्ति है? जिंदर धर्म सूरी की रेवत गिरिरास रचना है, काफ़ी बार पूछी गई है रेवत गिरिरास। गदाधर भट्ट किस भाषा के सुप्रसिद्ध कवि रहे हैं? तो ब्रज भाषा के यह कवि रहे हैं। कौन सा अयोध्या सिंह अरियोध का खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है? तो इनमें से हरियोध जी का जो खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। राम रक्षा स्तोत्र किसके द्वारा रचित है? तो राम रक्षा स्तोत्र रचना जो है स्वामी रामानंद जी के द्वारा रचित है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कब सरस्वती पत्रिका के संपादक बने? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। उससे पहले कौन थे? श्याम सुंदर दास जी, जो 1901 में। और उससे पहले सबसे पहले अगर सरस्वती पत्रिका के संपादक पूछ लिया जाए तो चिंतामणि घोष, जो कि 1900 ईस्वी में बने थे। वर्षा विनोद किसकी काव्य कीर्ति है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की जो काव्य कीर्ति है वो वर्षा विनोद। गोस्वामी हित हरिवंश के 2 हिंदी ग्रंथ हैं,
इनमें क्या पूछा गया है, हित हरिवंश जी के 2 ग्रंथ पूछे गए हैं, हिंदी ग्रंथ हित 84 और स्फुटवाणी, दोनों हित हरिवंश राय जी के हैं। बढ़ते हैं आगे। नासिकेतोपाख्यान पुराण जो भाषा है वो अष्टछाप के किस कवि की रचना है? नासिकेत पुराण भाषा जो अष्टछाप के किस कवि की रचना है? तो ये है नंददास जी की। प्रगति प्रयोग काल की समय सीमा क्या है? तो प्रगति प्रयोग काल की समय सीमा 1938 से लेकर के 1953 ईस्वी तक मानी गई है। बढ़ते हैं आगे। न्यामत खाजान की उल्लेखनीय कीर्ति है, तो न्यामत खाजान की उल्लेखनीय कीर्ति है कयाम खा जो रचना है वो न्यामत खान की रचना है भाई। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महादेवी का काव्य रचना का काल मुख्यतः कब से कब तक है? तो महादेवी जी द्वारा रचित काव्य काल कब से कब तक रहा है? 1924 से लेकर 1942 ईस्वी तक। चिश्ती संप्रदाय के 2 संप्रदाय के नाम बताइए। शब्बीरी और निजामी जो 2 ये उप संप्रदाय है, ये किस संप्रदाय के हैं? चिश्ती संप्रदाय के रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कीर्ति में प्रसाद के, एक सेकंड भाई ये दिखाई नहीं दे रहा, किस कीर्ति में प्रसाद ने यंत्र और तर्क पर आधारित समाज के चित्रण के साथ साथ शैव दर्शन की अभिव्यक्ति भी की है? तो किस कीर्ति में प्रसाद के यंत्र तर्क पर आधारित समाज के चित्रण के साथ साथ शैव दर्शन की भी अभिव्यक्ति की पुष्टि की है? तो ये हो जाएगा कामायनी में। तो डायरेक्ट ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, कामायनी में किस दर्शन को दिखाया गया है? तो ये शैव दर्शन पर आधारित है कामायनी। हिंदी नाटक को साहित्यिक भूमिका प्रदान करने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया? तो हिंदी नाटक को साहित्यिक भूमिका प्रदान करने का प्रयास सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया। निर्मला उपन्यास में मुख्यतः किस बात का चित्रण है? तो निर्मला उपन्यास में दहेज प्रथा और वृद्ध विवाह के होने वाला पारिवारिक विघटन है, यानी कि निर्मला उपन्यास में बेमेल विवाह और दहेज प्रथा पर आधारित यह उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद जी का 1964 ईस्वी में प्रेमचंद के जीवनी कलम के सिपाही के नाम से लिखी गई। किसने लिखी? जो प्रेमचंद की जो जीवनी है कलम का सिपाही किसने लिखी? इसके लेखक पूछा हुआ है कि 1964 ईस्वी में ये लिखी गई थी। तो इसके लेखक है अमृत राय जी। कलम के सिपाही के मुहु मुहु कुहू 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 की कोयल, इस पंक्ति के किस प्रकार के सौंदर्य की छटा दिखाई जा सकती है? तो इसमें नाद सौंदर्य दिखाई देता है। मेरी यूरोप यात्रा वृत्तांत की रचना किसने की? तो राहुल संस्कृतायन जी रहे हैं यात्रा वृत्तांत के प्रमुख लेखक। तो राहुल संस्कृतायन ने मेरी यूरोप यात्रा वृत्तांत की रचना की। छायावाद युग के सबसे प्रमुख निबंधकार कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी छायावाद के सबसे प्रमुख निबंधकार रहे हैं। निराला ने किस भाषा की शब्दावली का प्रचुर प्रयोग किया है? तो निराला ने संस्कृत की तत्सम शब्दावलियों का अधिक प्रयोग किया है। बढ़ते हैं आगे। मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई किस विधा की पुस्तक है? तो मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई एक रिपोर्ट राज है। न वह अच्छा है न बुरा, न वह कोमल है न सख्त, वह है सिर्फ शुद्ध वक्त, किसने कहा? तो ये पंक्ति है ये कही गई है भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा। बढ़ते हैं आगे। कौन सी पंक्ति हरिवंश राय बच्चन की है? तो इनमें से जो ये इस पार ये प्रिय मधु है तुम हो, जो ये पंक्ति है ये किसके द्वारा लिखित है? हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है। बढ़ते हैं आगे। केदार अग्रवाल की कौन सी
प्रगतिकालीन कविता है। तो केदारनाथ अग्रवाल की इनमें से बसंती हवा जो है प्रगतिकालीन कविता है। डायरी के दो रूप क्या है? तो डायरी के दो रूप होते हैं, व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। नागार्जुन की भाषा क्या है? खड़ी बोली जो है नागार्जुन जी की भाषा है। त्रिशंकु निबंध किसने लिखा? त्रिशंकु निबंध के लेखक रहे हैं अज्ञे जी। 1925 ईस्वी में कौन सी पत्रिका आरंभ हुई? तो 1925 ईस्वी में कल्याणी पत्रिका आरंभ हुई। हिंदी का एक पत्र साहित्य है चिट्ठी पत्री, जो एक पत्र साहित्य है चिट्ठी पत्री है हिंदी। जिंदगी मुस्काई किसका संस्मरण है? तो जिंदगी मुस्काई है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का। कवि न हो नहीं चतुर कहाऊ, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। तो ये जो पंक्ति दी गई है ये तुलसीदास जी द्वारा रचित है। प्रयोगवादी कवि भावुकता के स्थान पर किसको स्वीकार करते हैं? तो प्रयोगवादी कवि भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं। इनमें से कौन सा रेखाचित्र रामवृक्ष बेनीपुरी जी का है? तो माटी और मूर्तें जो रेखाचित्र है रामवृक्ष बेनीपुरी जी का है। मात्रिक छंदों में ही किसने समस्त काव्य की रचना की? मात्रिक छंदों में सुमित्रानंदन जी ने काव्य रचना की। मेरा शूद्र व्यक्तित्व रुद्र है सीमित है आटा दाल नमक लकड़ी के जुगाड़ में। तो मेरा शूद्र व्यक्तित्व रुद्र है सीमित है आटा दाल नमक लकड़ी के जुगाड़ में। तो रचना पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो नागार्जुन जी की ये कविता रही है। मैथिली शरण गुप्त की पहली काव्य कीर्ति जो संवत 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुई कौन सी है? तो रंग में भंग जो है मैथिली शरण की पहली काव्य कीर्ति मानी जाती है। भरत मुनि के कथानुसार किस रस स्थाई को अभिनय के में दिखाना संभव नहीं है? तो इसमें ये पूछा गया है कि भरत मुनि के कथानुसार किस रस को स्थाई को अभिनय में दिखाना संभव नहीं है? तो किसको नहीं है? शांत रस को। शांत रस को अभिनय में दिखाना संभव नहीं बताया भरत मुनि जी ने। कबीर के दूसरे गुरु कौन थे? तो शेख तकी जो रहे हैं वे इनके सूफी गुरु माने जाते हैं। वैसे शिक्षा गुरु उनके कौन से माने गए हैं? रामानंद जी। लेकिन जो शेख तकी रहे हैं उनके वे दूसरे गुरु रहे हैं, सूफी गुरु कहलाए। जयसी को की भाषा को और शैली क्या है? जयसी की भाषा है ठेठ अवधि और शैली दोहा चौपाई। रासो नाम किस शब्द में से बना है? तो रासो नाम बना है रासायन से। रासो नाम किस शब्द से बना है? इसमें भाई देखो रासायन को इसमें आंसर सही बताया है, रासायन से बना है। रासो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई या ये मैंने आप लोगों को एक अलग अलग विद्वानों ने रासो शब्द की उत्पत्ति अलग अलग शब्दों से मानी है। जैसे रासक से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रास से नंदुलारे वाजपेयी ने। तो इसमें आंसर इसमें उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार सही बताया है। रासायन से मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासायन से मानी है, लेकिन जब सर्वप्रमुख माने तो रासक से ही मानी जाती है, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मानी गई है। बढ़ते हैं आगे। सुजान रसखान में किस विषय पर कवित्व सवैया है? तो सुजान रसखान में कृष्ण विषयक पर कवित्व सवैया दिया गया है। जयेंद्र कुमार का उपन्यास विवर्त है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की विद्वत्ता से प्रभावित होकर किसने उन्हें डी लिट की उपाधि दी है? तो लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डी लिट की उपाधि दी है। जब वल्लभाचार्य से सूर की भेंट हुई तो उन्होंने किस प्रकार के पद सुनाए? वल्लभाचार्य से जब सूरदास की भेंट हुई तो उन्हें विनय के संबंधी पद सुनाए थे। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी कीर्ति मैथिली शरण गुप्त की नहीं है?
तो ये पूछा हुआ है कि प्रेम पथिक जो कीर्ति है इनमें वो मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। और किसकी है ये प्रेम पथिक रचना, आप लोगों को मैंने पहले भी बता रखा है, जयशंकर प्रसाद जी की है। कौन सी रचना, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की है। तो प्रगति और परंपरा जो है इनमें डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की है। बिहारी के दोहे पढ़ते ही महाराज की आंखें खुल गई। महाराज कौन थे, तो वे महाराज जय सिंह थे, जिन्होंने बिहारी ने एक दोहा लिखा था, ना ही पराग ना ही मधु ना ही काल आगे सो हवाल के, इसी तरह का कोई एक दोहा है। तो उसमें ये बताया हुआ है। अभी तो जो ये राजा जय सिंह थे वे अपनी रानी के साथ रहते थे 24 घंटे, उन्होंने राजकाज पर ध्यान देना छोड़ दिया था। तो इसलिए बिहारी जी ने उन्हें एक दोहा लिखकर दरवाजे के नीचे से लिख कर दिया। तो उसमें जब राजा ने पढ़ा तो उस दोहे को पढ़ते ही राजा की आंखें खुल गई और वो अपनी रानी के कक्ष से बाहर निकल आए। फिर तब जाकर उन्होंने अपना राजकाज संभाला। इसी दोहे के लिए ही उन्होंने बिहारी जी को 100 सरफिया भी दी थी और फिर 1 ग्राम भी दान में दिया था। इस तरह की पूरी स्टोरी हम रीतिकाल का कंटेंट जब पढ़ेंगे, जब आप लोगों को अच्छे से मैं आपको समझा दूंगी। बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा भाई मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रही क्योंकि समय की हमारे पास बहुत कमी है और फ़िलहाल वीडियो भी अधिक लंबी हो जाती है, इसलिए आप लोग पूरी भी नहीं देखते। और दूसरा, फिर जब मैं कंटेंट को कराती हूँ तो मैं बिल्कुल एक एक चीज़ को, एक एक तथ्य को बिल्कुल डिटेल से समझा देती हूँ। तो फिर हम क्वेश्चन आंसर जब हम करेंगे तो क्वेश्चन आंसरों पर ही फोकस करते हुए चलेंगे। तो देख लेते हैं आगे। पद्मावत में किन तत्वों का प्रतिपादन किया है। पद्मावत में इनमें से बुद्धि रागात्मक कल्पना तत्व का प्रतिपादन अधिक किया गया है। किसने केशव को 21 ग्राम दान में दिए थे, तो इंद्रजीत सिंह ने केशव को 21 ग्राम दान में दिए। जो रीतिबद्ध कवि रहे हैं केशवदास रीतिकाल के, तो उन्होंने इंद्रजीत ने उन्हें क्या दिया था, 21 गांव दान में दिए थे। पहले कवियों को इसी तरह जब राजा महाराजाओं के दरबार में कविताएं करते थे तो कवियों को असरफिया दी जाती थी, ग्राम के ग्राम दान में दे दिए जाते थे। तो ये क्वेश्चन बनते हैं इसी प्रकार से। मिथक के माध्यम से युग सत्य को सजीव साकार रूप में प्रस्तुत करने वाले कवि कौन हैं, तो धर्मवीर भारती जी हैं। प्राकृत पेंगलम के संकलनकर्ता लक्ष्मीधर जी, आप लोगों को पता ही है, इसमें 4 कवियों की रचनाओं का संकलन किया गया था। जज्जल बर्बर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे महायुद्ध के बाद आगे ने अपने एक मासिक पत्र चलाया, उनका नाम क्या था, तो आगे ने जो मासिक पत्र चलाया प्रतीक नाम था उनका। छायावादी कवि विश्व के संपूर्ण तत्वों में क्या देखते हैं, तो छायावादी कवि प्राणों की छाया को देखते हैं। पृथ्वीराज रासों में प्रधान रस क्या है, पृथ्वीराज रासों में प्रधान रस वीर रस है भाई। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। नाभादास जी किस शाखा के प्रसिद्ध कवि रहे हैं, तो राम भक्ति काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि रहे हैं नाभादास। भोजन नली के अन्य नाम क्या है, तो ये गर्शिका है जो भोजन नली के अन्य नाम है, जो कि हिंदी से हट कर के क्वेश्चन पूछा गया है। ये कहीं से परीक्षा एग्जामिनर ने उठा लिया, तो ये हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ लिया गया है। तो कहीं से भी 1-2 प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों की समझ भी इससे हर एक सब्जेक्ट में होनी चाहिए बेसिक रूप से। राज का पर्यायवाची क्या है, तो राज का पर्यायवाची धनद है। बढ़ते हैं आगे। द्विजदेव की एक सरस रचना है, द्विजदेव की सरस रचना कौन सी है, श्रृंगार लतिका जो है द्विजदेव की सरस रचना है। दुनिया संज्ञा का विशेषण रूप है, दुनिया संज्ञा का विशेषण रूप दुनियावी है। चांडाल चौकड़ी का अर्थ है
दुष्टों का समूह। प्रतिहार का अर्थ है द्वारपाल। व्यर्थ का संधि विच्छेद होगा वी प्लस में अर्थ। 12वीं और 13वीं के मध्य अब्दुल रहमान की सुप्रसिद्ध रचना है, तो द्रविड़ों से 12वीं तथा 13वीं के मध्य अब्दुल रहमान की सुप्रसिद्ध रचना है। अब्दुल रहमान की सुप्रसिद्ध रचना है भाई। ये उनमें ऑप्शन में थोड़ी सी उन्होंने शायद इस पे बच्चों ने वो भी किया हो, तो ऑप्शन इन्होंने पता नहीं क्या से क्या डाल दिया, तो इसमें ऑब्जेक्शन भी डाला होगा बच्चों ने। तो शुक्ल जी ने आदिकाल के 12 रचनाओं का अपने इतिहास में उल्लेख किया है। इनमें साहित्यिक पुस्तकें 4 हैं। इनकी भाषा क्या है? जो 4 साहित्यिक पुस्तकें रही उनकी भाषा रही है अपभ्रंश, और जो 8 बची हुई उनकी भाषा कौन सी रही थी? उनकी हिंदी भाषा रही थी, देसी भाषा। हम सर्वनाम के बाद ही जोड़ना होगा। हम सर्वनाम के बाद ही जोड़ने से होगा। क्या होगा? हम सर्वनाम के ही जोड़ने से हमें। नमित नमित निमित श्रुति बिनार्थक शब्द का अर्थ है। तो नमित और निमित का अर्थ क्या होता है? नमित का अर्थ होता है झुका हुआ और निमित का अर्थ होता है हेतु यानी कि कारण। पश्चय स्वर है। पश्चय स्वर कौन सा इनमें से? पश्चय स्वर हमारा इनमें से ओ हो जाएगा। खड़ी बोली को सम्मिलित किया जाता है, तो खड़ी बोली को किस में सम्मिलित किया जाता है? खड़ी बोली को सम्मिलित किया जाता है बिहारी हिंदी में। इसमें भी वही आंसर इन्होंने गलत दिया हुआ है, तो इसमें भी बच्चों ने अवश्य ही ऑब्जेक्शन डाला होगा, क्योंकि खड़ी बोली को पश्चिमी हिंदी में सम्मिलित किया जाता है। हमने पढ़ा था पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियाँ खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, ये जो सभी है यह खड़ी बोली में आती है। और पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सभी पूर्वी हिंदी में आएगी। बिहारी में आएगी गढ़वाली, बिहारी में आएगी मालवी, मारवाड़ी, ये जो आएगी बिहारी हिंदी में आएगी। इसमें राजस्थानी हिंदी में आएगी और बिहारी हिंदी में आएगी भोजपुरी, मगही, ये सभी बिहारी हिंदी में आ जाएगी। लेकिन जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका हमारा बी आंसर सही होगा, पश्चिमी हिंदी। तो प्रताप सम सूर्य है, जस सम सोचत चंद, इनमें अलंकार है, तो इनमें कौन सा अलंकार होगा? प्रतीप अलंकार होगा। 12वीं तथा 13वीं शताब्दी के मध्य अब्दुल रहमान की सुप्रसिद्ध रचना है। ये आ गया वही क्वेश्चन जो उसमें स्टार्टिंग में गलत दिया हुआ था। तो संदेश रासक जो है वो 12वीं और 13वीं शताब्दी के बीच अब्दुल रहमान की रचना है, प्रमुख रचना है संदेश रासक। बढ़ते हैं और आगे। महापंडित राहुल जी ने आदिकाल के किस नाम से नामकरण किया था? आदिकाल का जो नामकरण था राहुल संस्कृतायन के अनुसार शीत सामंत युग रखा गया था। और वीर गाथा काल आप लोगों को पता ही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। पृथ्वीराज रासो कितने पृष्ठों का ग्रंथ है? तो 2500 पृष्ठों का ग्रंथ रहा है पृथ्वीराज रासो का। इसके बाद आ गया भाई एक जो काव्य दिया हुआ है, काव्यांश और पद्यांश। इसके बाद आ गया भाई एक गद्यांश। पद्यांश और गद्यांश से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो उनको हम नहीं करेंगे। तो आप लोग इस पेपर के पद्यांश और गद्यांश से को पढ़ करके इनमें से प्रश्नों को हल कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। तो बढ़ते हैं हम थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन इसमें से वही शिक्षण वीडियो से संबंधित होंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं।
हाल के वर्षों में STEM को विश्वविद्यालयों और वित्त पोषण एजेंसियों से बहुत महत्व मिला है। इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है विज्ञान, शिक्षण, मूल्यांकन और परामर्श। निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षक को छात्रों को सूत्रों और समीकरणों को पढ़ने और समझने में सहायता करना और परीक्षण देना आवश्यक है? तो वो हो जाएगा अंकशास्त्र। छवियों और प्रतीकों के माध्यम से सीखना तकनीकी रूप से डैश के अधीन वर्गीकृत है? तो संवेदी रूप से सीखने आ जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गैर औपचारिक शिक्षा प्रणाली के कार्य क्षेत्र में नहीं आता? तो गैर औपचारिक शिक्षा के प्रणाली क्षेत्र में नहीं आता कौन सा? समावेशी शिक्षा, समावेशी विद्यालय। बढ़ते आगे। शैक्षणिक सामग्री ज्ञान की परिभाषा क्या है? तो शैक्षणिक सामग्री ज्ञान की परिभाषा विभिन्न विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप सामग्री और अध्ययन का मिश्रण करना ही है। जब कलाकार अपने शरीर, चेहरे और उपस्थिति का माध्यम के रूप से उपयोग करते हैं तो वह क्या कहलाता है? प्रदर्शन कला कहलाता है। मनोविज्ञान प्रयोगशाला में दृश्य उद्दीपन दर्शी का प्रयोग डैश मापने के लिए किया जाता है? तो ये ध्यान अवधि को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन नियम 2005 में पारित किया गया। समावेशी वातावरण स्थापित करने के लिए प्राथमिक कदम डैश है? तो समावेशी वातावरण स्थापित करने के लिए विविधता को अंगीकरण करना होता है। बढ़ते हैं आगे। संबंध और लैंगिकता तथा गृह अर्थशास्त्र किस प्रकार के पाठ्यक्रम के उदाहरण हो सकते हैं? तो ये उदाहरण होते हैं शून्य पाठ्यक्रम के। तो इस प्रकार से हमने 100 प्रश्नों को बहुत ही जल्दी से करते हुए TGT हिंदी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर लिया है। और इसी तरह हम अपने पिछले सालों के प्रश्न पत्रों की क्लास को लेते हुए अपने कंटेंट की क्लास को एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते हुए साथ साथ उसके प्रश्न उत्तरों को भी करते हुए अधिक से अधिक क्लास लेते हुए अपने सिलेबस को जल्द से कंप्लीट करेंगे। क्योंकि भैया अब त्योहारों का समय है तो सभी को थोड़ा सा टाइम कम ही मिल पा रहा है। तो दिवाली के बाद मैं एक की बजाय 2-2 क्लास रख करके जल्दी से जल्दी हम अधिक से अधिक प्रश्नों को करते हुए अपने पाठ्यक्रम को कंप्लीट करेंगे और परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर लेंगे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।